नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सामान्य संभावना वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या इसको जनरली एनपीसी कहते हैं, क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं तथा इसका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले अगर एनपीसी की बात करते हैं तो एनपीसी आपका जो है एक मैथमेटिकल आइडियल और जो है सिमेट्रिकल या थ्योरेटिकल जो है एक कर्व होता है जो सैद्धांतिक रूप से, आदर्श रूप से और गणितीय रूप से एक वक्र होता है जिसको हम किसी भी स्कोर्स के लिए किसी समूह में बच्चों के स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते हैं कि बच्चे कैसे जो है नंबर प्राप्त करते हैं। तो अगर हम एनपीसी के हिस्ट्री की बात करें तो 1733 में सबसे पहले अब्राहम डी मोइबर साहब ने एनपीसी का जो सूत्र बताया था उसके आधार पर एनपीसी का जो है निर्माण किया गया, इसलिए एनपीसी को डी मोइबर कर्व भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज डी मोइबर कर्व, तो आप यहां से बता सकते हैं कि एनपीसी ही आपका जो है डी मोइबर कर्व है। इसको इसकी जो है समीकरण बताने के बाद, इक्वेशन बताने के बाद पीरे, साइमन और मार्कस डी लाप्लास वगैरह ने इसका व्यवहारिक जो है उपयोग करना सिखाया। इसके बाद जो है फ्रेडरिक गास साहब थे, गास, इन्होंने एनपीसी का बाइनॉमिनल जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसलिए जो है इसको गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। एनपीसी को देखिए डी मोइबर कर्व और गॉसियन कर्व भी कहते हैं। तो गॉसियन कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेडरिक गास ने इसका जो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो इसलिए इसको गॉसियन वक्र भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा काम जो है एडोल्फ क्यूटलेट ने एनपीसी पर किया, इसका व्यवहारिक उपयोग जो है सिखाना बताना शुरू किया, जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि सामान्य जो है इसमें व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत जो हमारी आपकी एजुकेशन है, सोशल साइंसेज है, उसमें किस प्रकार से हम जो है एनपीसी का यूज करते हैं, तो ये एडोल्फ क्यूटलेट ने बताया था। अब अगर हम एक नॉर्मल कर्व की बात करते हैं एनपीसी की, तो एनपीसी देखिए जैसा कि शुरू में ही बात की गई कि एक आइडियल मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल कर्व है, इसलिए जो है इसका उपयोग नॉर्मली जो है सोशल साइंसेज में किया जाता है। तो अगर हम कोई वक्र बनाएं, कोई कर्व बनाएं, जैसे मान लीजिए कोई स्कोर है, मान लीजिए ये नॉर्मल, मान लीजिए ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 से 9, 10 से 19, 19 से 20 से 29, 29 से 30 से 39, इस प्रकार से है 49, ठीक है। और इसके कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसका एक लाइन ड्रा करें तो देखें नॉर्मली क्या आएगा। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इधर मान लें हम आपके क्लास इंटरवल, तो यहां से 0 से शुरू होगा, ये क्लास इंटरवल है, तो 10-10 का गैप ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इधर ले लें फ्रीक्वेंसी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको अगर हम देखें तो यहां से मान लीजिए 0 से हम शुरू कर रहे हैं, 0 से 9 वाला, तो ये देखें ऐसे जो है कर्व बनेगा आपका। इसको देखेंगे तो ऐसे बनेगा, ऊपर जाएगा 7 तक, इसके बाद फिर 3 से नीचे आने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से कर्व बनता है। ये ही कर्व जो है आपका एनपीसी कहलाता है। नॉर्मली जो है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को रख कर उस पे एक नॉर्मल कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल जो है फॉर्म है किसी भी कर्व के लिए। अब एनपीसी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसको देखें। तो एनपीसी में जो विशेषताएं हैं, पहली बात तो है इसका समीकरण। ये देखें यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, इक्वेशन इसका क्या होता है, y = n/e √2 pi e - x²/2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एनपीसी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा कैरेक्टर है इसका शेप।
इसका शेप जो होता है, इसकी आकृति होती कैसी होती है, इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। पहला तो होगा ये बेल शेप्ड है, घंटी के आकार का बेल शेप्ड। दूसरा है सिमेट्रिकल है, इसमें स्क्यूनेस नहीं है। तीसरा है यूनिमोडल या एकल बहुलांगी होता है। और चौथा है मीजोकर्टिक। ठीक है, ये चार चीजें हैं शेप के अंतर्गत कि इसका बेल शेप्ड होता है, घंटे के आकार का होता है, सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, यूनिमोडल है, एकल बहुलांगी है और मीजोकर्टिक है। तो ये चारों कैरेक्टर मिलके आपके एक नॉर्मल एनपीसी को बनाते हैं, इसके शेप को। अब इसको देख लें कैसे बनेगा। ये नॉर्मली जो है इस प्रकार से बनता है। ये देखें, एक शीर्ष है, यूनिमोडल है, सिमेट्रिकल है, सारी की सारी चीजें सेंटर में है, मीन मीडियन मोड और बेल शेप्ड है, घंटे के आकार का है, मीजोकर्टिक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एक जगह। अब देखें यहां पर होता है 0 और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक होता है। इसको समझ लें क्या होता है कि -3 सिग्मा, इसके बाद -2 सिग्मा और ये होता है -1 सिग्मा। इसी तरीके से फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ +1 सिग्मा और यहाँ +2 सिग्मा और यहाँ +3 सिग्मा। ठीक है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच होता है। बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, यूनिमोडल होता है और मीजोकर्टिक होता है। ये तो हो गया इसके शेप की बात। अब देखें इक्वलिटी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो हमने बात की कि जो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स होती हैं ये तीनों सेंटर में रहती हैं और एक ही बिंदु पे रहती हैं। ठीक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की कौन कौन सी मेजर्स हैं, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों सेंटर पे रहेंगी और एक ही बिंदु पे रहेंगी। मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों के तीनों सेंटर पे और एक ही बिंदु पे रहेंगे। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जो आपकी स्क्यूनेस है, क्योंकि ये देखें सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड है ना निगेटिवली स्क्यूड है। हाँ, तो ये बीच में है, 50% जो है स्कोर एक साइड में रहते हैं और 50% स्कोर जो है दूसरे साइड में रहते हैं। बाएं दाएं दोनों साइड में 50-50% स्कोर रहते हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल माना जाता है। इसलिए इसके जो है स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है आपका कर्टोसिस। कर्टोसिस की वैल्यू यहाँ पर जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि मीजोकर्टिक में कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस की वैल्यू होती है 0.263। तो यहाँ क्योंकि ये मीजोकर्टिक है इसलिए कर्टोसिस की वैल्यू आपकी हमेशा 0.263 रहेगी एनपीसी में। नेक्स्ट पॉइंट है एजिम्प्टोटिक। एजिम्प्टोटिक को कहते हैं अनंत स्पर्शी। तो देखिए एनपीसी हमेशा जो है आपका जो किनारे के लाइन है इसको कभी टच नहीं करती, अनंत स्पर्शी रहती है और ये जो है हमेशा इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती रहेगी, दोनों साइड में कभी टच नहीं करेगी और इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगी। हमेशा जो है ये अनंत की तरफ जाएगी और टच नहीं करेगी। नॉर्मली एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाना कभी नहीं है। आधार रेखा से हमेशा कुछ न कुछ गैप आपको रखना है और ये हमेशा अनंत की तरफ बढ़ेगी, कभी जो है टच नहीं करेगी एक दूसरे को। तो ये तो है एजिम्प्टोटिक। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनपीसी हमेशा -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक होता है, +3 सिग्मा तक होता है। ऐसी स्थिति में जो आपका -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच का जो आपका एरिया है ये हमेशा कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब अवतल होता है,
उभरा हुआ होता है, ये होता है कॉनकेव। और -1 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक, और इसी तरीके से -1 से -3 सिग्मा, +1 से +3 सिग्मा के बीच क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, दबा हुआ होता है। यहां पर ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये उत्तल होता है, ये अवतल होता है। ठीक है। अब इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम मीडियन। अब इसको देखें, ये क्या है कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांकों का जो स्कोर है या जो वैल्यू है वो आपकी मीडियन के बराबर होती है। एनपीसी में प्रथम चतुर्थांक माइनस मीडियन इक्वल टू तृतीय चतुर्थांक माइनस मीडियन इक्वल टू प्रथम चतुर्थांक माइनस मीडियन, ये दोनों बराबर होते हैं आपके एनपीसी में। इसको समझ लीजिए कि प्रथम चतुर्थांक माइनस मीडियन और तृतीय चतुर्थांक माइनस मीडियन और प्रथम चतुर्थांक माइनस मीडियन, ये सारी की सारी वैल्यू बराबर होती है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि इनके बीच, क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच कितना रिलेशन होता है। तो क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल डेविएशन आपके एचडी का 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 होता है एनपीसी में, क्वार्टाइल डेविएशन एचडी का 2/3 रहता है। ठीक, फिर इसके बाद है हाईएस्ट ऑर्डिनेट्स, जो सर्वोच्च जो है इसकी ऊंचाई है वो आपकी सेंटर में रहती है। सर्वोच्च ऊंचाई आपकी कहां रहेगी, सेंटर में रहेगी। ये हाईएस्ट ऑर्डिनेट्स है, इसकी वैल्यू होती है 0.3989। ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी जो सेंटर पॉइंट पे हाईएस्ट ऑर्डिनेट्स है। अब देखें एरिया कितना है। एरिया थोड़ा सा जो है याद करने वाली चीज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनपीसी -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक रहता है और ये बीच में आपका सेंटर पॉइंट रहता है। तो अगर हम इसको +3 सिग्मा -3 सिग्मा करें, -3 सिग्मा -2 सिग्मा -1 सिग्मा +1 सिग्मा +2 सिग्मा और +3 सिग्मा, अब इसको देखें तो 0 से लेके +1 सिग्मा के बीच अगर इस एरिया को हम काउंट करना चाहें या इस एरिया का वैल्यू बताना चाहें तो इस एरिया की वैल्यू होती है 34.13 0 से लेके 1 सिग्मा के बीच। इसको ध्यान से समझिएगा, 0 से लेके 1 सिग्मा के बीच कितना होता है, 34.13। अगर हम कहें कि -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच कितनी दूरी है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब इसकी भी वैल्यू सेम रहेगी, इधर भी 34.13 रहेगा। ठीक है, इधर भी 0 से लेके -1 सिग्मा के बीच 34.13। यानी यदि हम दोनों के वैल्यू की बात करें, यदि हम कह दें कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच कितनी दूरी है, तो अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 3 6 और 2 और ये हो जाएगा 68.26। ठीक है, ये होता है 68.26 +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच की दूरी। अब देखें अगर हम कहें कि 0 से लेके -2 सिग्मा के बीच कितनी दूरी है, ये वाला एरिया ये कितना है, तो ये होता है 47.72। ठीक है, 47.72 0 से लेके -2 सिग्मा। इसी तरीके से 0 से लेके +2 सिग्मा, इधर भी 47.72 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम कहें कि -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा के बीच कितना एरिया है, तो ये आसानी से आप दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी कोई सी भी। हाँ, मान लीजिए आप एक याद कर लेते हैं, 0 से लेके +1 सिग्मा के बीच कितना है, 34.13।
0 से लेके +2 सिग्मा तक कितना है 47.72। अब इसी तरीके से 0 से लेके +3 सिग्मा तक या 0 से लेके -3 सिग्मा के बीच कितना एरिया रहता है, ये एरिया का टोटल होता है 49.87। ठीक है, ये होता है 49.87। अब हम तीनों को अगर जोड़ ले कि -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच कितना एरिया रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 49.87। इसको जोड़ लें फिर 14 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 9 18 1 19 और ये 99.74। यानी देखिए कुछ एरिया छूटा हुआ है, ये एरिया आपका एजिम्प्टोटिक की तरफ जाता है, अनंत स्पर्शी की तरफ जाता है। ये टोटल 100% एरिया नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें जो है अंतर रहता है, 99.74 तक ये रहेगा, बाकी जो है एरिया आपका अनंत स्पर्शी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एनपीसी के अंतर्गत। और ये अभी आगे आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको याद कर लें, 3 याद कर लें, बाकी तो आप बना लेंगे। 3 याद कर लें, जैसे 3 को 0 से लेके 0 से -1 सिग्मा के बीच या +1 सिग्मा के बीच कितना हो गया 34.13%। इसी तरीके से 0 से +2 सिग्मा के बीच कितना हो गया 47.72। इसी तरीके से 0 से +3 सिग्मा के बीच 49.87। ये वैल्यू आप ये तीनों याद कर लें, बाकी तो आप बना लेंगे आसानी से। अब इसी को मान लीजिए हम कहें कि -1 से +1 सिग्मा, तो ये दोनों जोड़ लीजिए, -2 से +2 सिग्मा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं एनपीसी के लिए। अब देखिए इसका यूज क्या है एनपीसी का, इसको देख लें, बाकी जो है एक एक न्यूमेरिकल हम करते जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहली बात होती है यूज ऑफ एनपीसी में जब आप बात करते हैं तो पहला जो है इसका यूज है कि किसी समूह में दिए गए प्राप्तांक के ऊपर या नीचे छात्रों की संख्या याद करना। पहला यूज है, तो समूह रहेगा, समूह के अंदर कोई ग्रुप है, उसके अंदर एक प्राप्तांक दे दिया जाएगा। हाँ, इस प्राप्तांक के ऊपर या नीचे जितने छात्र हैं उनकी संख्या आपको बतानी रहेगी। पहली बात तो ये हुई। दूसरा है किसी समूह में दो प्राप्तांक दिए रहेंगे, 2 प्राप्तांक, ठीक है, ये 2 प्राप्तांक रहेंगे, इन दोनों प्राप्तांकों के बीच के छात्रों की संख्या ज्ञात करनी रहेगी। ठीक है, किसी समूह में 2 प्राप्तांक दिए रहेंगे, उन दोनों प्राप्तांकों के बीच छात्रों की कितनी संख्या है इसको ज्ञात करना रहता है। तीसरा यूज है इसका कि समूह में विशेष स्थिति वाले छात्र की संख्या जो है, छात्र की संख्या बताना या उसका जो है वैल्यू बताना, विशेष स्थिति वाले जो छात्र हैं उनके बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है आपका चौथा कि क्वेश्चन का जो है, प्रश्नों का कठिनाई स्तर बताना, कठिनाई स्तर ज्ञात करना, प्रश्न कितने कठिन हैं उनको आपको हायरार्की से लगाना रहेगा। और पांचवा है कि किसी समूह को इतने उप समूहों में विभाजित करना कि प्रत्येक उप समूह में योग्यता प्रसार समान रहे। तो या कि समूह के अंदर जो है सब ग्रुप या उप समूह बनाना। ठीक है, और कोई ग्रुप दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कहे कि हम जो है ये 500 बच्चे हैं, इनके 6 ग्रुप बनाइए, तो ऐसी स्थिति में एनपीसी हमको सहयोग करता है। तो ये यूज है आपके एनपीसी के। ठीक है, अब आगे हम लोग एक एक यूज का न्यूमेरिकल या बिहेवियरल जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे जो है इसमें प्रॉब्लम आती है और कैसे हम उसको उसका समाधान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यूज ऑफ एनपीसी के अंतर्गत अब पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।